हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मैप में जाकर के सबसे पहले तुंगभद्रा रिवर को जाकर के सर्च करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर यूटी को लेकर की। आप सभी को पता है 5 अगस्त 2019 को हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें एक पार्ट लद्दाख यूटी और दूसरा जो पार्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अब लास्ट ईयर एक डीलिमिटेशन कमीशन बनता है और डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है रंजना देसाई। उनकी अध्यक्षता में इस डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया। इसके अलावा उनमें शामिल होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर आप यू कीजिए यहाँ देखिए, लास्ट ईयर दिसंबर में ये कमीशन बनाया गया था और इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जो जज है रंजना देसाई जो है वो उनकी हेड रही। इसके अलावा इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर जो है के शर्मा, वो इस डिलिमिटेशन कमीशन में शामिल थी। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बॉर्डर को, उनके एरिया को डिसाइड करना। इसके अलावा और अगर सीट ज़्यादा बनानी है या फिर 2 सीट को मर्ज करना है तो ये सारे जो पावर है, ये सारे जो वर्क थे इस डिलिमिटेशन कमीशन के वर्क थे। डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट का या तो प्रेजेंट टाइम में सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड जज हो, वो तो उसका करेगी हेडशिप। वो तो उसको तो जिम्मेदारी दी जाती है कि आप तो डिलिमिटेशन कमीशन के रहोगे चेयरमैन। इसके अलावा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर या फिर इनके द्वारा किसी पर्सन को नॉमिनेट किया जाए, वो मेंबर होता है। इसके अलावा एक मेंबर होता है कि किसी भी स्टेट का, किसी भी यूटी में आपको डिलिमिटेशन कमीशन का काम करवाना है तो वहाँ के जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मतलब जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो इनडायरेक्टली इस डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर बन ही जाएगा। तो ये मेंबर होते हैं और इनके थ्रू ही ये काम किया जाना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पर शो कर रखा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया गया, ये इसके मेंबर थे। अब यहाँ पर बात करें तो इन्होंने इस डिलिमिटेशन कमीशन ने किया क्या? डिलिमिटेशन कमीशन ने पहली बार हमारे यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर वाला यूटी है उसमें 60 सीट उन्होंने इंक्रीज़ की। इसमें उन्होंने क्या चेंज किया कि 6 सीट जो हैं वो तो उन्होंने बढ़ाई जम्मू वाले डिवीज़न के लिए और 1 सीट जो है वो उन्होंने बढ़ाई कश्मीर वैली के लिए। अब यहाँ पर इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ कि एससी और एसटी की पॉपुलेशन के बेसिस पर फर्स्ट टाइम इस कमीशन ने प्रपोज किया कि 9 सीट्स जो हैं वो एससी के लिए, एसटी के लिए और इसके अलावा 7 सीट जो हैं वो एससी के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड रहेंगी। मतलब टोटल 16 सीट्स जो हैं वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इशू क्या है? इशू ये है कि एक इसको डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी रिजल्ट होगा उसको ओवरव्यू करने के लिए कुछ यहाँ पर एसोसिएट मेंबर्स भी दिए गए थे। इन एसोसिएट मेंबर्स में कुछ जो मेंबर हैं, यहाँ देखिए टोटल 5 मेंबर हैं एसोसिएट मेंबर्स में। यहाँ देखिए एसोसिएट मेंबर में 5 जम्मू एंड कश्मीर लोकसभा एमपी रहेंगे, जिसमें 3 जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से थे और 2 थे वो बीजेपी पार्टी से। अब क्या हुआ कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना जो भी रिजल्ट है उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर सीट आपको इंक्रीज़ करनी है और इस तरीके से ये बढ़ी हुई जो सीट है इनको दोबारा से नई कंस्टिट्यूएंसीज बनानी है। इसको लेकर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो मेंबर थे, जो एमपी थे, उन्होंने इसको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो भी यहाँ पर वर्क किया है वो सही नहीं है। पॉपुलेशन के बेसिस पर ये जो सीट डिसाइड नहीं की गई है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि कश्मीर वाले एरिया में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर तो सिर्फ आपने 1 सीट इंक्रीज़ की है और जो जम्मू वाला जो रीजन है, जम्मू डिवीज़न के लिए आपने 6 सीट इंक्रीज़ कर दी। तो ये जो डिफरेंसेज हैं इनको, इस गैप को फिल किया जाए और तभी जा कर के ये जो सीट्स हैं इनको, या जो भी ये इशू हैं इनको सोल्व करने की ज़रूरत है।
आप सभी को पता होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी रिजल्ट होता है उसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं हमें तो नहीं पसंद आई, इस सीट को आप इस तरीके से चेंज करो, तो आप उसको कोर्ट में ले जा करके चैलेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कर्नाटका स्टेट को लेकर के। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका में एक इश्यू चल रहा है कि वहाँ की जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली जो गर्ल्स हैं जो हिजाब पहन कर के कॉलेज में आ रही हैं, उनको लेकर के वहाँ की जो भी अथॉरिटी है उन कॉलेज की, उन्होंने बैन किया है और ये मना किया है कि आप अपनी जो यूनिफॉर्म में जो इक्वलिटी होनी चाहिए उसको आप फॉलो नहीं करते और आप इस तरीके के जो भी हिजाब है या जो भी क्लॉथ स्कार्फ हेड स्कार्फ जो है वो आप कवर नहीं कर सकते अपने हेड को। इसको लेकर के अब सबसे बड़ा इशू ये हुआ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया है कि जो हिजाब है उसको आप नहीं पहन सकते, क्योंकि ये जो एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपका क्लॉथ पहनना, जिस तरीके के कपड़े आप पहन रहे हो, यूनिफॉर्म की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसको आपको नहीं पहनना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली आपने क्या बोल दिया? इनडायरेक्टली आपने बोल दिया कि आपको आर्टिकल 25 के तहत जो हमने राइट्स दे रखे हैं वो राइट्स नहीं है आपके पास में। राइट्स क्या बोलते हैं? राइट्स के थ्रू ये बोला जाता है कि आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो करना, उसकी जो कल्चर है, उसकी जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करना, ये आर्टिकल 25 के तहत आप सभी का फंडामेंटल राइट है। आप गर्ल्स को उनके जो राइट्स हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उनकी जो प्रोसीजर है, उनका जो यूनिफॉर्म कल्चर है उसमें ये है कि आपको हिजाब पहनना है, आपके हेड को स्कार्फ से कवर करना है। तो अगर वो अपने रिलीजन की कस्टम्स को, रेगुलेशंस को, रिचुअल्स को फॉलो कर रही हैं, तो फिर आप तो ये तो अगर उनको आप फॉलो करने से मना कर रहे हैं मतलब उसके फंडामेंटल राइट को आप वायलेट कर रहे हो। अब यहाँ पर कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की बात की गई है। उसमें ये बोला गया है कि स्टूडेंट्स को वो कपड़े पहनने हैं जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जो है या फिर इसके अलावा एपिलेट कमेटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो डिसाइड करे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज करनी है। ओके, अब ये इशू है, देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो दिया है, इसके अलावा अपोजिशन जो है वो बोल रहे हैं कि गर्ल्स के जो राइट्स हैं, इसके अलावा जो भी स्टडी का जो राइट्स है उन सभी को प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है मुंबई में, उसके कुछ डाटा रिलीज़ हुए हैं। कैंसर हॉस्पिटल है, आप सभी को पता है, और उसके डाटा ये रिलीज़ हुए हैं कि यहाँ पर जितने भी गर्ल्स और बॉयज़ का कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उनका एक तरीके से उनका जो प्रोसीजर होता है उसमें अगर हम 10 ईयर के डाटा को अगर हम रिव्यू करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो गर्ल्स की जो संख्या है, जो नंबर्स है वो काफ़ी कम है। मतलब बॉयज़ को ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा लाया जाता है और गर्ल्स को ट्रीटमेंट के लिए कैंसर से रिलेटेड कोई इशू है तो उनके ऊपर जो खर्चा करना होता है, जो एक्सपेंसेस करना होता है वो काफ़ी कम होता है। ये चीज़ें शो करती हैं कि अगर आज भी हम बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो हमारे लिए जो गैप है गर्ल एंड बॉय में वो आज भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, कल तेलंगाना स्टेट में हमारे पीएम ने, यहाँ देखिए, 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो 10th सेंचुरी के सेंट रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड है उसको अनवील किया। यहाँ पर हमारे जो पीएम हैं उन्होंने यहाँ पर जो तेलुगु जो कल्चर है उसके बारे में बताया कि तेलुगु कल्चर अगर हम एंशियंट टाइम से देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिच रहा है। इसके अलावा उन्होंने इस एरिया में जो सातवाहन डायनेस्टी जो फ्लोरिश हुई थी, जब मौर्यन डायनेस्टी नॉर्दर्न पार्ट में एक तरीके से डिक्रीज स्टेज में थी, उस टाइम साउथ में सातवाहन डायनेस्टी इंक्रीज होती है। इसके अलावा काकतीय डायनेस्टी जो है, उन दोनों डायनेस्टी ने यहाँ की जो भी ट्रेडिशंस हैं और उस टाइम जो भी यहाँ की जो भी रिचुअल्स थी उनके फुटप्रिंट्स आज तक यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा उन्होंने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इससे ग्लोबली लेवल पर इंडिया की जो एक इमेज है वो इस तरीके से जाएगी कि इंडिया सिर्फ आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात नहीं करता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी का जो आइडियल जो है, जो एक आदर्श है, जो टारगेट है, वो इंडिया में आज से नहीं है, वो हमारे एंशियंट टाइम से है। एंशियंट टाइम से हमारे सेंट जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है, वो इन सारे तरीके के जो आइडियल्स जो हमारे प्रियम्बल में शो करते रहे हैं, जैसे कि इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एंशियंट टाइम से इंडियन कल्चर जो है, इंडियन हेरिटेज जो है, वो इन सभी को फॉलो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन में डिस्कशन चल रहा है कि भाई टेररिज्म के लिए हम कैसे काम करें।
तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में प्रेजेंट टाइम में एम्बेसडर टीएस तिरुमूर्ति। तिरुमूर्ति ने एक बात बोली, उन्होंने ये बोला कि देखो, अगर हम बात करें, आप बात करते हो टेररिज्म की, आप टेररिज्म को किस चीज़ से डिफाइन करोगे, कैसे आप समझोगे कि कौन सी कंट्री आपको टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, कौन सी कंट्री नहीं कर रही है। आप बोलते हो कि ये तो डेमोक्रेसी कंट्री है, ये कैसे प्रमोट करेगी। लेकिन आपको क्या करना है कि डेमोक्रेसी में भी, डेमोक्रेसी आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में भी, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक नेशन में भी बहुत सारे आइडियोलॉजी बेसिस जो है वो बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उनको आपको समझने की ज़रूरत है। उसी के बेसिस पर आप एक डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे जो कंट्रीज़ का, जो उनमें एक माइनर जो गैप है कि कौन सी कंट्रीज़ में टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज़ हैं और कौन सी कंट्रीज़ में नहीं है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से इस तरीके के जो कन्फ्लिक्ट हैं वो एक तरीके से ग्लोबली लेवल पर जो पीस और स्टेबिलिटी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वायलेटिव है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि टीएस तिरुमूर्ति जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, उन्होंने ये बोला कि जो नेशंस हैं उनको 9/11 के एरा में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो टेररिज्म का एक तरीके से जो प्रोसीजर है वो भी चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी बेसिस जो टेररिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए उसी तरीके की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में he said categorizing them weakens the collective resolve to combat terrorism. We see a renewal of this attempt by trying to divide terror against into categories and label them. For example, under the label of xenophobia, racism, and other forms of intolerance, or in the name of religion or belief, efforts have been made to bring into this discussion categories such as right-wing extremism, far right and far left extremism, violent nationalism, racially, ethnically मोटिवेटेड वायलेंट नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने बताया कि टेररिज्म को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कहीं पर आप गए और आपने बम फोड़ दिया वो टेररिज्म है। टेररिज्म के बहुत तरीके हैं। आप एक नेशन में रह कर के जो सोसाइटी है उसमें अगर आप आइडिया के बेसिस पर भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप एक तरीके से वो इंस्पायर्ड है, वो आगे जा कर के जो आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो वो गैप ही एक टेररिज्म के रूप में एक इस तरीके की एक्टिविटी के सामने आएगा कि वो हमारी सोसाइटी के जो अदर पार्ट है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आज संडे है और आज जो हमारा एडिटोरियल पेज और एक्सप्लेन पेज आज इंडियन एक्सप्रेस में आता नहीं है। यहाँ पर जनरल न्यूज़ है, सिटी को लेकर के, दिल्ली को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ है। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पेज नंबर 3 पर यहाँ पर शो कर रखा है। यहाँ देखिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जो भी एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर फोकस किया है, उनको पुश करने की काम की है कि आप पाइप्ड नेचुरल गैस या फिर बायोमास फ्यूल की ओर अपने आप को ट्रांसफ़र कीजिए। आप सभी को पता है कि एनसीआर रीजन में जो पोल्यूशन है वो एक मेजर इशू रहता है, तो वहाँ पर ऐसे फोकस किया जाता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन जैसे इशू को काफ़ी कम कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर तो स्कूल तक बंद कर दी गई थी क्योंकि पोल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि दिल्ली में पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट क्या क्या वर्क करती है, तो आप सभी को पता है कि दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर इंस्टॉल किए। इसके अलावा ओड एंड इवन बेसिस पर वहाँ पर जो गाड़ियों का, व्हीकल का जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट संचालन है वो ओड एंड इवन बेसिस पर किया। इसको पोल्यूशन को वजह से हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ ख़राब ना हो, इसके लिए एजुकेशन को कुछ टाइम के लिए स्कूल जो है उनको बंद किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वहाँ पर वाटर जो है उसका एक तरीके से उनको स्प्रिंकलिंग की जाती है ताकि जो भी पोल्यूशन रिलेटेड जो माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं वो एक तरीके से नीचे आकर के जम जाए और जो एयर है उसकी पोल्यूशन लेवल कम हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी अपने न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर रीड करते हो तभी ये चीज़ें आपके माइंड में आ पाएंगी। दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है
कि जिन भी फ्यूल स्टेशंस पे आप अपने व्हीकल्स को रिफ्यूल करवाने आएंगे उनके पास में आपके व्हीकल का जो भी पोल्यूशन कार्ड है वो आपके पास में हमेशा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि पोल्यूशन कार्ड बनवाने के लिए आप हमेशा रिफ्यूल आपको रोज़ हर तीसरे दिन हर सेकेंड डे आपको करवाना होता है अपने व्हीकल को। तो रिफ्यूल करवाने के लिए जब आप जाना होगा और आपको पोल्यूशन कार्ड आपके लिए ज़रूरी कर दिया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया जाएगा, नेसेसरी कर दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? पोल्यूशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। उससे आपकी जो व्हीकल की जो हेल्थ है उसका पता चलेगा। और अगर ये लगता है कि बहुत पुराना व्हीकल है और इसकी जो हेल्थ है काफ़ी डैमेज है, तो उसको हम स्क्रैप पॉलिसी के तहत आपको कुछ बेहतरीन इनिशिएटिव दे करके, बेहतरीन कुछ अच्छी बातें आपके साथ में करके, जो भी डायरेक्टिव्स दे करके उसको स्क्रैप कर देंगे और आपको कुछ छूट दी जाएगी ताकि आप जो नया व्हीकल है उसकी तरफ बढ़ सको। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी जो दिल्ली सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो बसेज जो हैं उनको स्टार्ट कर दिया है और ये बोला जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक और ज़्यादा बसों की संख्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंसर्ट किया जाएगा। अभी हमने देखा कि गुरुग्राम वाले एरिया में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट जो है उसको भी इंस्टॉल किया गया है। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जिसके बेसिस पर पोल्यूशन को निपटने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं कि जब इंडिया ने फ्रीडम गेन की थी तो 1951 में इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उनकी संख्या थी 16,829 और आज 2020 के यहाँ पर डाटा शो कर रखे हैं कि 2019 कोविड-19 आउटब्रेक से पहले हमारे इंडिया में जो भी फॉरेन टूरिस्ट आए थे उनकी संख्या थी 10.93 मिलियन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मनी की बात कर रखी है कि 2020 में इंडिया ने टूरिज्म से कितने रुपए कमाए हैं। यहाँ पर द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश द हाईएस्ट फॉलोड बाय द यूएस एंड द यूके। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आए हैं, उसके बाद यूएस से और उसके बाद में यूके से 5,49,273 जो टूरिस्ट हैं वो बांग्लादेश कंट्री से आए हैं। ओके, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो हमारे इंडिया ने इंग्लैंड को हरा करके 5th टाइम जो एडिशन है उसको अपने नाम कर लिया है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।